आज की बात में फिर आपके साथ सत्यव्रत राजनीतिक परिदृश्य पर विशेष व्यक्तियों के साथ सॉलिड स्थिति का मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। सब कुछ आपको पता लग गया है, लेकिन मुझे सुख और दुख दोनों ही हो रहे हैं। हैदराबाद से ओवैसी जीत रहे हैं, माधवी लता जैसी सोने जैसी कैंडिडेट रह गई है। क्यों? वो हिंदू है। जहां डेमोग्राफी अगर मुस्लिम पक्ष में है तो वहाँ कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो कभी नहीं जीत सकते। उसकी सारी सेवाओं का सारा प्रेम को सब नकार दिया क्योंकि वो हिंदू है। मथुरा से हेमा मालिनी जीत रही हैं थोड़ी कठिनाई से, अमेठी से स्मृति ईरानी आ रही हैं और कंगना जी मंडी से भी आ रही हैं। घर घर चाय पी है उन्होंने। लेकिन बिहार से पवन सिंह खतरे में है और कन्हैया कुमार, जिन्हें मैं अर्बन नक्सली कहता हूँ, उनकी पूरी गैंग अर्बन नक्सली है, जो फौज से कहते हैं कि बलात्कारी है। और लद्दाख की सीट पर भी एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो कन्हैया कुमार के साथ बैठते हैं। बीजेपी वहाँ पर कुछ चूक गई, लेकिन मोदी जी ने साफ कहा है कि कश्मीर में भारत जीत रहा। सबसे बड़ी बात, जहाँ वोटिंग होती नहीं थी वहाँ 40-50% वोटिंग हो रहा है, ये जीत है। हरियाणा में आपको 7 सीट देना पड़ रहा है, बीजेपी एनडीए जो भी हो। मंडी और हिमाचल की तो पूरी 4 सीटें आ रही हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ नाक बच रही है अखिलेश जी की। हाँ, रायबरेली से राहुल जी भी आ रहे हैं और कन्नौज से भाई अखिलेश जी भी आ रहे हैं। इस तरह से 8 सीटें लगभग पा सकते हैं हमारे समाजवादी भाई। और बिहार में किशनगंज से कांग्रेस भी आ सकती है। पर जितनी मेहनत तेजस्वी यादव ने करी है, 244 सभाएं की हैं लड़खड़ाते हुए भी, उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। लेकिन आने वाला बिहार का भविष्य चिराग पासवान है। मोदी जी तो हीरो को चुनते हैं। नीतीश जी की पारी पूरी हो रही है, लेकिन सम्राट चौधरी हिंदुत्व के प्रतीक तो हैं। जनता जनार्दन को लुभाने में वो नंबर 2 भी नहीं है। अब नंबर 1 मोदी के बाद अगर कोई है, चिराग पासवान। उसके बाद तेजस्वी आते हैं और जाति गणित से कोई नेता उभरकर विशेष नहीं आता है। वहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है उत्तर प्रदेश की तरह। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आ रही है, और क्या चाहिए। असम में एनडीए की बहुत सीटें आ रही हैं। अरुणाचल में आप आ ही गए हैं, प्रदेश और लोकसभा में अनुमान था, लेकिन अरुणाचल में आ गई है। सिक्किम में भी समर्थित पार्टी आई है। ये सरकारें आ गई हैं। उड़ीसा में चलते हैं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना 100% है, लेकिन लोकसभा में तो मोदी सिक्का चल रहा है। 15 से 17 सीटें आ सकती हैं, 21 में से सब दरे रह जाएंगे। तमिलनाडु में अन्नामलाई का जादू कोयम्बटूर में जोर से बोल रहा है, लेकिन 2 या 3 सीट आएंगी। बीजारोपण हो चुका है। 5-6 सीटें हो सकती हैं वहाँ एनडीए की। बीजेपी की 3 सीट। केरल में 1 या 2 बीजेपी की सीट। केरल विचित्र है, वहाँ पहले से ठप्पा सा लगा हुआ है, लेफ्ट और कांग्रेस, ईसाई और मुसलमान। हिंदू वहाँ 1/3 हैं। नतीजा साफ दिख रहा है। डेमोग्राफी जहाँ बदली वहाँ बीजेपी नहीं। कितना ही अच्छा काम। ये विदेशी सोच वाले अर्बन नक्सली हर जगह गड़बड़ कर रहे हैं। बरखा दत्त को इंटरव्यू नहीं देना था अन्नामलाई।
बरखा जो है सब जानते हैं क्या है, अर्बन नक्सली है ये। इसके दिमाग में घुस भरा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया भर से कम्युनिज्म एक ठहर गया है, वो क्रांति हो चुकी है, अब आउट ऑफ डेट है। जितना पूंजीवाद अनावश्यक है उतना ही जो है अब साम्यवाद भी अनावश्यक है। पूंजीपति तो देखेंगे ना भाई, पूंजीपतियों से घृणा क्यों करें, पूंजीवाद तो रहेगा नहीं, पूंजीवाद समाप्त होगा। मध्य प्रदेश 27-28, राजस्थान में जरूर 3 सीटें जा रही हैं विपक्ष को, गुजरात 25-26। महाराष्ट्र का वोटर बहुत कंफ्यूज है, वो शिंदे की शिवसेना को वोट दे जिसका निशान तीर है, अजित पवार की पार्टी को वोट दे जिसका निशान घड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे को देखे कि शरद पवार को देखे, बड़ी विचित्र स्थिति है। बीजेपी थोड़ा सा इन लोगों के साथ की वजह से 2-3 सीट गंवा सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ 35 सीट 48 में से एनडीए को आ रही है। गोवा की दोनों सीटें हैं बीजेपी की, कर्नाटक में बहुत लाभ होगा, बीजेपी को 19 सीट आएगी, 2 सीट उसको आएगी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे देवगौड़ा जी। अब कौन से प्रदेश बचे हैं? आंध्र में चमत्कार हो रहा है, सरकार भी आ रही है एनडीए की अर्थात चंद्रबाबू नायडू की, और सीटें तो 15 से 17 तक आ रही हैं 25 में से। तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बन रही है बीजेपी की, झारखंड में भी बहुत सीटें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में तो 10-11 आएंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 65 से 68 सीटें आ सकती हैं अपने बल पर, और 70 से 72 सीटें एनडीए की हो सकती हैं। पंजाब में जो है बीजेपी को 2 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस और आप पार्टी को 5-6 सीटें आ सकती हैं। दिल्ली की तो 7 सीटें बीजेपी की हैं, जिसमें से कन्हैया कुमार वाली सीट सबसे ज़्यादा मजा देगी। ये अर्बन नक्सली है, ये अभी इसका डायलॉग आया ना, जो घर गृहस्थी अर्धांगिनी को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा, देश को बर्बाद कर देगा। कितना तीखा व्यंग है इसका आदमी, समझ सकते हैं आप क्या कहने वाले लोग हैं ये। सारा जीवन जिसने भारत माता के चरणों में बूंद बूंद खून को पसीने में बदल दिया, उस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है ये। जातिवाद के आधार पर ये जो है अर्बन नक्सल को पैदा कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जात पात को समाप्त किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कोई प्रदेश नहीं रहा। 320 सीट श्योर है बीजेपी की, यानी पहले से 15 सीट बढ़ रही है बीजेपी की, और इसके बाद 40, 45, 50 सीट अगर एनडीए की होती है, जुड़ती है दो अपने साथियों की, तो सीटें हो जाएंगी 370। ये गणित है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आंध्र में जो सीटें बढ़ी हैं वो राम लहर से बढ़ी है। 5-7% वोट राम लहर का है, 4% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है, जो जानते हैं कि पानी कैसे लाते हैं, बिजली की कमी से क्या होता है। राहुल बाबा क्या जानेंगे, जब शौचालय की बात आई तो हंस रहे थे राहुल बाबा। जो शौचालय का जो सुख महिलाओं को मिला है उसको राहुल बाबा क्या जानेंगे भाई, सोच लो आप। जय हिंद, जय भारत, भारत की विजय, मोदी जी की विजय, राम मंदिर जी की विजय और विकास की विजय, जातिवाद के खात्मे की विजय। वो सब लोग बिल्कुल नहीं चल पाए हैं जिन्होंने एक ऐसा दुष्प्रभाव बनाने की कोशिश की है कि देश बर्बाद कर रहा है मोदी। लेकिन देश की जनता ने 45 से 47% बीजेपी और उनके दलों को प्रति अपना समर्थन देके भारत की मजबूत सरकार बनाई। इसलिए आने वाले समय में
कल आपको पता लग जाएगा। और मेरी बधाई शुभकामनाएं कल तक के लिए आप पोस्टपोन रखिए और कल ढेरों इनमें गुणे भाग करके आप लीजिए और सबको लड्डू खिलाइए। रामचंद्र जी आए हैं, बीजेपी बनाम भारत सरकार लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाया, सबको धन्यवाद। राम देश की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बनाए रखिए, देश मजबूत रहेगा।